संगीत से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का एकमात्र उपाय संगीत धारा SPW एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आप घर बैठे लाइव क्लास लेते हुए संगीत सीख सकते हैं। आज की जो क्लास है वो सिर्फ रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं होगा। ये समझ लीजिएगा कि किस बेसिस पर आप लोगों को जज किया जाता है एक म्यूज़िक कंपटीशन में, उस पर चर्चा होगी। मैं सिर्फ रिजल्ट्स नहीं सुनाऊंगा डायरेक्ट के डायरेक्ट यहाँ पे कि ये फर्स्ट हैं, ये सेकंड हैं, ये थर्ड हैं, ये फोर्थ हैं। वो तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा भी बताया जा सकता था। तो वीडियो क्लास का क्या ही उसका मतलब रहता। तो इस वीडियो मीटिंग का ये मतलब है कि यहाँ आपको ये बताया जाएगा कि किस बेस पर कोई भी अगर आपको म्यूज़िक कंपटीशन में जज करता है तो उसके बेसिस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उसकी कैटेगरीज, उसके क्राइटेरियाज, उस पर आज चर्चा होगी कि किस बेस पर कोई भी म्यूज़िक कंपटीशन, कोई भी सिंगिंग अगर कंपटीशन है तो वो किस बेस पर आपको जज कर रहा है, उस पर हम बात करेंगे। और वो बेसिस बताने का मेरा अर्थ यही होगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा कि किस बेस पर आपको जज किया जा रहा है तभी तो आप सुधार कर पाएंगे अपने आप में। जाहिर है रिजल्ट्स सुनाना मकसद थोड़ी है, या रिजल्ट सुनाकर आपको क्या बोलते हैं प्राइज़ ऑफर कर देना। दैट इज़ नॉट आवर मोटिव। संगीत प्रवाह वर्ल्ड की जो ये ब्रांच है संगीत धरा, इसने ये अगर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया है तो इसका मतलब ये है कि इससे भी आपको कुछ सीखने को मिल सके, है ना। इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको ये बताया जाएगा कि क्या क्या आप में खामियां हैं और क्या क्या आपकी खूबियां हैं उस गीत में, या जो आपने गाया है, या क्या क्या गलतियां आपने करी और क्या क्या चीज़ें अच्छी उसमें थी। ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं कुछ कुछ गीत अच्छे जो मेरे को टॉप लगे वो मैं यहाँ लाइव प्ले करूंगा, आप सभी के सामने प्ले करूंगा, आप सभी को सुनाऊंगा, तो बेहतर रहेगा, है कि नहीं। हम देखते हैं ना, इंडियन आइडल देखते हैं, हम सारेगामापा देखते हैं उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट जजमेंट सुनाते हैं तो साथ साथ में आपको ये भी बताते हैं कि भाई तुम्हारी अगर कुछ खामी थी तो ये थी, लेकिन वहाँ स्पेसिफिकली वो बताते नहीं हैं एक्चुअली में। अगर आपने नोट किया हो तो कि वो प्रॉपर कमियां नहीं गिना पाएंगे आपकी वहाँ पे। क्यों नहीं गिनाते? क्योंकि वो जो शो है वो एक आम इंसान भी देख रहा होता है, तो वो उन वाले टर्म्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी यहाँ लय गड़बड़ थी, यहाँ तुम्हारी ताल में कुछ चूके, या यहाँ तुम्हारा पिच बदल गया। ऐसे आपने कमेंट्स बहुत कम सुने होंगे कि वहाँ जो मेंटोर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं ये एक संगीत सीखने वाला विद्यार्थी ही समझेगा, और तो कौन समझेगा। इसीलिए वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं ये सब संगीत के ही शिष्य हैं, सब संगीत के ही विद्यार्थी हैं, तो इसीलिए मैं उन सारे शब्दों का इस्तेमाल भी करूंगा, उनके मतलब भी समझाऊंगा, और उसे कैसे सुधारा जा सकता है उस पर भी बात होगी। ठीक है, ये कुछ अलग प्रकार का कंपटीशन है। ये आम म्यूजिक कंपटीशन, आम सिंगिंग कंपटीशन नहीं है जैसा आप आज तक देखते आए हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से आज तक आपने ये कंसेप्ट कहीं नहीं सुना होगा कि ओरिजिनल सॉन्ग्स का कंपटीशन हो रहा है ना। आपने जितने भी कॉम्पिटिशन्स देखे होंगे वो सारे फिल्मी, नॉन फिल्मी, आप गज़लें गा सकते हैं किसी और की, वहाँ ओरिजिनल कुछ सुनाना है, ऐसा कंपटीशन मेरे ख्याल से ये पहली बार आप लोगों ने भी अटेंड किया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा इसमें। मैंने एक कोट लिखा था, एक वाक्य लिखा था कुछ दिन पहले, और आप सभी के साथ साझा भी किया था, शेयर भी किया था, कि अगर आपको अप्रिसिएशन करना हो या क्रिटिसिज्म, अप्रिसिएशन यानी प्रशंसा, तारीफ करना किसी की, और क्रिटिसिज्म यानी नुक्ताचीनी करना, यानी कि कुछ कमी खामी उसमें निकालना, उसकी कि इसमें यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, ये करना, है ना। उस दोनों चीज़ों के लिए, प्रशंसा करने के लिए भी और कमी खामी निकालने के लिए, दोनों के लिए क्या ज़रूरी है? ज्ञान, इल्म अगर आपको है, नॉलेज अगर आपको है, तब ही जाके वो चीज़ कर पाओगे, है ना। तो कोई आपकी तारीफ कर सकता है कि अरे यार बहुत बढ़िया गाते हो आप, या ये कह सकता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं गाया, लेकिन ये कोई नहीं बताता है, बहुत कम लोग ये बताते हैं कि क्या अच्छा गाया और क्या बुरा था उसमें। आपके अंदर सुधार कब होगा या बढ़त कब होगी? जब मैं ये बताऊंगा कि ये चीज़ आप में अच्छी थी और ये चीज़ आप में खामी थी, ये कुछ कमी रह गई जो आप पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो संगीत के विद्यार्थी हैं हम, तो आप सभी लोग अपने कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए। मैंने हमेशा कहा है कि जब मेरी क्लास अगर अटेंड करो, एटलीस्ट, वैसे तो सारी क्लासेस अटेंड करो तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, कॉपी, कोना और कलम। ये 3 चीज़ें चाहिए कि एक कोना पकड़ो, एक कलम हाथ में होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए और एक कॉपी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि याददाश्त बड़ी कमबख्त चीज़ है,
कितना याद रहे कितना नहीं रहे वो हमको भी नहीं मालूम है। मैं क्या बताऊं यहाँ पे और आपको उसमें से कितना याद रहे, और जितना याद रहेगा जितना समझ आएगा उतना याद रहेगा। जो याद नहीं रहेगा फिर बोलोगे ये तो सिखाया ही नहीं, जबकि सिखाया सब कुछ है, बस हमारी याददाश्त पर होता है कि हमें याद कितना रहा, है ना। तो चलिए कॉपी पेन मेरे ख्याल से ले लिया होगा लोगों ने। अब मैं आपको कैटेगरीज बताता हूं कि किन किन कैटेगरीज के बेस पर एक सिंगर को जज किया जा सकता है, या किन किन कैटेगरीज के बेस पर आप सभी लोगों को जज किया गया है जिन जिन ने एंट्रीज भेजी थी। ठीक है, सबसे पहले जाहिर सी बात है 3 कैटेगरीज हम सबको पता होती हैं, सुर, लय और ताल। ये 3 पक्ष होते हैं, 3 नजरिए होते हैं जिससे एक सिंगर को जज किया जाता है कि उसका सुर कितना सही था, सुर कितने सही लगाए उसने। दूसरा, उसकी गायकी में लय बनी हुई थी कि नहीं। लय बनी रहना मतलब एक ही जैसी निरंतर स्पीड में उसने गाया या नहीं, भले ही उसने तबले के साथ गाया हो या नहीं गाया हो, पर तब भी उसकी गायकी में एक लय बनी हुई थी, क्या थी या नहीं, है ना। ये चीज़ जांची जाती है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जांची जाती है, उसकी ताल कैसी थी, यानी कौन सी मात्रा से उठाई गई उसकी चीज़, जो लाइन उसने उठाया, जो शब्द उसने गाया, वो कौन सी मात्रा से उठा और कौन सी मात्रा पर वो आया। ताल हम जानते हैं ना कि भाई साथ में गाने के साथ दादरा बज रही है, कहरवा बज रही है, रूपक बज रही है, कोई सी भी। ठीक है, तो सुर लय ताल। ताल आप सभी जानते हैं कि गाने के साथ कौन कौन सी गाने के साथ कौन सी ताल बजी। जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरा इश्क तू, जो मेरा ही गाया हुआ, मेरा ही लिखा हुआ, मेरी ही धुन बनाई हुई है उस नज्म की, उसको आप सभी लोगों ने सुना था। तो अच्छा, उस गाने में ताल कौन सी लग रही थी, ये कोई बताएगा मुझे? जिन जिन ने गाया है एटलीस्ट वो बताएं पहले मुझे। यश, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा तकलीफ दूंगा आपको पिन करके। यस सर। जी यश, आपने ये वाला गीत गाया था मेरा इश्क तू, आपने बहुत अच्छा गाया, सुरसुरावट आपकी अच्छी थी, गायकी भी आपकी अच्छी थी, है ना। उस पर अब और चर्चा करेंगे आपका गाना ही प्ले करके डायरेक्ट कि उसमें क्या अच्छा था क्या ख़राब था। लेकिन ये बताएं कि उसमें ताल कौन सी लग रही थी, आपने पहचानी उसका रिदम साइकिल जो था, बीट साइकिल? नहीं सर, मतलब मैंने अभी स्टार्ट ही किया था, जी मतलब थोड़ा सीखना है कैसे करना है सिंगर, तो ताल वगैरह का मेरे को नहीं पता है ऐसे तो। कोई बात नहीं, पर फिर भी आपने बेहतर गाया। यही चीज़ देखिए, यही चीज़ बताने के लिए मैंने आपको यहाँ भी आपकी स्क्रीन पर लाया मैं, क्योंकि कई बार यही होता है, हम गीतों को, गज़लों को, भजनों को, गानों को हम गाते हैं मगर उसकी जानकारी हम नहीं रखते हैं। जानकारी यानी उसमें कौन से सुरों का इस्तेमाल था, किस पिच से गाया गया, क्या अगर उसमें कोई राग थी तो कौन सी थी, क्या उसका थाट था, या कौन सी ताल थी, या किस लहजे में उसकी लय जा रही थी, है ना। उस पर भी हम चर्चा करेंगे तो आपको उससे सीखने को भी मिले। तो ये 2-3 चीज़ें तो मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, सुर लय ताल, ये 3 कैटेगरी हैं। उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है शब्दों की, कि आपके जो शब्द थे वो कैसे थे। ये 4 कैटेगरीज हैं, पर इसमें भी सब कैटेगरीज हैं। सब कैटेगरी यानी उसी ही कैटेगरी में और भी बहुत सारे पॉइंट, जैसे सुर हैं, सुर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि कौन से पिच से था, क्या आपका पिच बराबर रह पाया या नहीं। और सुर के अंदर एक और पॉइंट क्या आएगा, आपकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी सुर की स्थिरता। ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर रहे होंगे, है ना। नोट करिए ये सारी बातें, ताकि यही चीज़ें तो सुधारने की हैं। जब इन्हीं के बेस पे आपको आंका गया है, आपका आंकलन यानी आपका जो इवैल्यूएशन है वो इन्हीं बेस पे, इसी बेस पर हुआ है, तो इन्हीं चीज़ों को तो सुधारना है कि नहीं। तो इन चीज़ों को आप नोट कीजिए कि जब सुर जांचा जाता है आपका, तो सुर में क्या क्या जांचा जाता है। सबसे पहले आपका पिच सही था या नहीं था, है ना। उसके बाद आपकी रेंज उसमें जांची गई कि वो सुर अगर ज़्यादा ऊपर गया, जैसे मेरा इश्क तू है, उसकी कॉम्पोजिशन रेंज थोड़ी ज़्यादा है, वो नीचे भी थोड़ा जाता है और ऊपर भी थोड़ा जाता है। जब उसमें वो लाइन आती है ना कि राह जो मेरी रूह को रब से मिलाए, राह जो मेरी रूह को रब में मिलाए वो है तू, तो ये लाइन नीचे से शुरू होती है और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है, और मेरा इश्क तू ऊपर की तरफ ही है, तार सप्तक में ही है जब आप इस गाने की कॉम्पोजिशन देखेंगे, है ना। इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये सुना हुआ भी है और इस चीज़ को, इसी गाने को चुना भी था। ठीक है, तो इसे कहते हैं वॉइस रेंज। तो आपकी रेंज में बराबर थी कि नहीं थी, सुर में स्थिरता थी या नहीं थी। सुर की स्थिरता मतलब कंपन तो नहीं था कम, है ना, सही तो लगा, सुर स्टेबल तो था आपका, और सुर बदला तो नहीं। पिच बदल जाता है कई बार गाते गाते, ये चीज़ ऑब्जर्व करिए। गाना गाते गाते स्थाई तो अलग सुर से गा रहे हैं, अंतरा कोई दूसरे पिच से गाने लग जाते हैं, कई बार ये होता है। ठीक है, तो सुर में ये सारी चीज़ें जांची जाती हैं। लय में भी लगभग यही है कि लय की आपकी स्टेबिलिटी थी या नहीं थी, लय समान थी या नहीं थी, ज़्यादा कहीं रुक तो नहीं गए, जहां अनावश्यक नहीं रुकना था वहां भी रुक गए,
तो ये लय में जांचा जाता है। ताल में भी यही जांचा जाता है कि कौन सी मात्रा से उठाना था, किस पे नहीं उठाया। जैसे जब मेरा इश्क तू आप लोग गाएंगे, ताल के साथ गाएंगे, तो आपको मालूम चलेगा वो 14 मात्रा में है। एक सज्जन ने लिखा है 7 मात्रा, बीरेन जी ने। बीरेन जी, आपने शायद मेरी वो वाली गज़ल गाई थी, उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता। आपने बहुत बहुत बखूब गाई थी उस गज़ल को, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपकी सुरसुरावट भी अच्छी थी और गायकी बहुत अच्छी लगी थी मुझे उसमें, है ना। तो 14 मात्रा में वो गीत जाता है, मेरा इश्क तू। तो 14 मात्रा में कहाँ खाली भरी का फ़र्क आ जाता है कि एक मात्रा से उठाया, फिर उसकी दूसरी लाइन कौन सी मात्रा से उठेगी। ये गणित, ये हिसाब, 3 वो जो स्तंभ हैं वो हैं आदत, जिगर और हिसाब। ये 3 स्तंभ हैं, इन पर बात हुई है। आदत यानी तैयारी, यानी गला कितना अच्छा तैयार है, हाथ कितना अच्छा तैयार है, यानी उसको प्रैक्टिकली आप कितना अच्छा से मास्टर कर सकते हैं। गला चल रहा है तो कितना बखूब चल रहा है, हाथ चल रहा है हारमोनियम पर तो कितना अच्छा चल रहा है, उसे कहते हैं आदत, है ना, कि हैबिट में कितना है आपके वो। फिर आता है जिगर। जिगर कहते हैं टेम्परामेंट को, मूड को, उस गाने का मूड कैसा है, या जो भी चीज़ आप गा बजा नाच रहे हैं उसका मूड कैसा है, उसमें इमोशंस कैसे आने चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए, क्या वो एप्ट दिए या नहीं दिए। और तीसरा होता है हिसाब। हिसाब यानी उसकी गणित प्रॉपर थी कि नहीं थी, कि जहाँ से उठाना चाहिए था, जो लय होनी चाहिए थी और जो ताल उसमें चलनी चाहिए थी, जो सुर उसके रहने चाहिए थे, वो बराबर थे या नहीं थे। इन पर चर्चा कर चुका हूँ मैं पहले, आदत, जिगर और हिसाब पर, है ना। तो ये 3 स्तंभ होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपकी जांची गई इवैल्यूएशन में, क्या क्या क्राइटेरियाज थे। पहला सुर, दूसरा लय, तीसरी ताल और चौथे आते हैं शब्द। और शब्दों में सब कैटेगरीज क्या क्या आ जाती है। सबसे पहला है तो आपने उसके वर्ड्स प्रॉपर बोले या नहीं बोले, दूसरे शब्द तो नहीं बोल दिया। जैसे मेरा इश्क तू, इसमें अक्सर लोगों ने क्या गलती करी है, शब्द थे उसके कि मेरा मजहब इश्क है, लोगों ने गाया है मेरा मजहब इक्स है ना। एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने ऐसा भी गाया है, मेरा मजहब, मजहब की जगह उन्होंने मजहब गाया और इश्क की जगह उन्होंने इक्स बोला है। तो मेरा मजहब इक्स है। तो पहली चीज़ तो यहाँ गलत हो जाता है कि आप जो शब्द होने चाहिए थे वो शब्द लिए कि नहीं लिए आपने, है ना। तो वो एक गड़बड़ होती है। उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपका प्रॉपर था कि नहीं था, डिक्शन जिसे हम कहते हैं, वो आपका अच्छा था कि नहीं था। तो ये शब्दों में जांचा जाता है। देखिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिस पर जांच कर एक सिंगर अच्छा बनता है। ऐसा ही नहीं कि रैंडमली आपने कुछ भी अच्छा गा दिया और उसमें कुछ भी मैंने बोल दिया हाँ ये वाला अच्छा है ये वाला बुरा है। अच्छा बुरा तो एक छाप हो जाती है कि मैंने छाप लगा दी कि भैया इन्होंने अच्छा गाया, इन्होंने बुरा गाया, पर अच्छा क्या था उसमें और बुरा क्या था ये जो बता सके वही ज्ञानी है ना। उसी के पास नॉलेज है, जाहिर बात है, और वही आपके काम भी आएगी। अगर मैं चिन्मयी जी को कह देता हूँ हाँ बहुत बढ़िया गाती हो तुम, तो ठीक है, या मैं ये कह देता हूँ नहीं चिन्मयी तुम अच्छा नहीं गाती हो, तो भाई क्या अच्छा गाती हूँ क्या अच्छा नहीं गाती हूँ वो बताओगे तो ही मुझ में कुछ इजाफा होगा, बढ़त होगी, है कि नहीं, या खामी होगी तुम बताओगे तो उसको सुधार पाऊँ मैं, है कि नहीं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। शब्द आए, शब्द में क्या क्या कैटेगरी बताई मैंने, प्रोनाउंसिएशन है उसका, प्रॉपर लिरिक्स है उसकी। सुर में एक और कैटेगरी आ जाती है कॉम्पोजिशन, कि आपने कॉम्पोजिशन बराबर गाई कि नहीं गाई। जैसे एक सज्जन ने मेरी वो गज़ल गाई थी, बेकरारी सी बेकरारी है, जॉन एलिया साहब की गज़ल है, वो उनकी लिखी हुई है, उसको मैंने कॉम्पोज किया था, उनको गाया, उन्होंने उसकी कॉम्पोजिशन बहुत अलग ढंग से गाई है ना। मतलब जो सुर मैंने लगाए थे, जो धुन मेरी थी वो धुन थी नहीं उनकी। तो धुन बराबर रखने के लिए, कॉम्पोजिशन बराबर रखने के लिए क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, कॉम्पोजिशन ग्राफ। कॉम्पोजिशन ग्राफ क्या होता है कि भाई कॉम्पोजिशन कितना ऊपर गई कितना नीचे आया, ग्राफ समझते ना आप लोग, ग्राफ बनता है ना, कि मेरा मजहब इश्क है, इस तरह से गया वो, मेरा ये 3 अलग अलग सुर और चढ़ रहा है, मेरा मजहब, फिर वापस नीचे उतरा। तो ये क्या है, ये कॉम्पोजिशन का ग्राफ है कि सुर का उतार कितना है, चढ़ाव कितना है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिसके बेस पर आप सभी लोगों को जज किया गया है, ठीक है। अब मेरे पास जो सिलेक्टिव कैटेगरीज हैं, सिलेक्टिव एंट्रीज हैं, उन पर मैं चर्चा करता हूं, जिसमें से मुझे बहुत सारी अच्छी लगी हैं। तो जो मुझे अच्छी लगी हैं पहले मैं उनका नाम लेता हूं, जो टॉप जिनको मैं सिलेक्ट कर चुका हूं, है ना। और बिल्कुल इसमें यह ना सोचिएगा कि आपने उस टॉप 10 में या टॉप 5 में आप नहीं आए तो इसका मतलब मैं सिंगिंग छोड़ दूं, नहीं। यहां पे ये वो कंपटीशन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ये वो कंपटीशन नहीं है कि जिसमें अगर आप हारे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, नहीं। इसमें ये वो कंपटीशन है जिसमें हारे भी हो या जीते भी हो तब भी आप में कमी और खामी और खूबी सब थी, लेकिन उसे सुधारा जा सकता है और वो भी हम ही सुधारेंगे, है कि नहीं। तो इसके लिए तैयार रहना कि जो भी खामी बताई जाए
तो एक्सेप्ट करना है उसे कि हाँ ये मुझ में कमी है, इसे मैं सुधारूंगा, वो होना चाहिए। वो जज्बा अगर आप में नहीं है तो आप एक अच्छे शिष्य नहीं हैं। एक अच्छे शिष्य में सबसे पहला जज्बा, सबसे पहली स्पिरिट क्या होनी चाहिए कि उसमें एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। एक्सेप्टेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो एज ए ह्यूमन बीइंग भी आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं अपना कि कई बार ये होता है कि एक्सेप्टेंस बच्चों में तो होती है, बड़ों में नहीं होती है। बड़ों को अगर मैंने अभी बता दिया कि तुम ये गलत कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और कब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे? जब उनसे छोटी उम्र का कोई उन्हें अगर बता रहा है तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज उम्र पे मत जाइएगा यहां पे कि कई लोग ऐसे हैं जिनके मैं बेटे की उम्र का हूं, कई लोग ऐसे हैं जिनके मैं पोतों की उम्र का हूं, कई लोगों की मैं भाई की उम्र का हूं। तो भले ही जो भी मुझे मानना है आप मानिए, लेकिन मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, है ना। उसमें आपकी कहीं नुकसान नहीं हो जाएगा। अगर मैंने बता दिया कि तुम्हारी लय ख़राब है और लय का ये सुधार कर लो, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग यहाँ सीखने ही तो बैठे हो, हारने जीतने थोड़ी बैठे हो, है ना। सीखने बैठे हो ना, यहाँ सीखने के लिए तो आए हो। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, है ना। कई बार ये हो जाता है, मैं तो ठीक है, पर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है स्टूडेंट्स में कि गुरु की बात का बुरा मान लेते हैं। मैं तो अपने आप को गुरु कहता भी नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं मदद कर रहा हूँ आप लोगों की। पर जिनको गुरु मानते हैं हम उनकी बात का भी बुरा मान जाते हैं कि अरे यार उन्होंने डांट दिया हमें। अरे गुरु नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा तुम्हें? राह चलता आदमी तो डांटने से रहा। और अगर वो डांट भी दे तो उसकी डांट का फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, या उसकी तारीफ का भी। मैं हमेशा कहता हूँ संगीत के मुहावरा, मैंने ये मुहावरा संगीत का मैंने ही बनाया, इजाद किया है कि अपनी हथौड़ी अपने हाथ होनी चाहिए। ये मेरा बनाया हुआ मुहावरा है, संगीत का मुहावरा है। आपने मुहावरे भाषा में तो बहुत सुने हैं, लेकिन ये संगीत का मुहावरा है कि अपनी हथौड़ी अपने हाथ। अब इसको समझो, कैसे समझोगे? हथौड़ी क्या काम आती है संगीत में? तबला ट्यून करने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल होता है। ट्यून कैसे होता है? ट्यून अगर आप तबले पर हैमर से ऊपर से मारते हैं, जो उसका गजरा है साइड में, तो तबले का पिच जो है चढ़ता है ऊपर। और अगर उन्हीं गट्टों को ऊपर करते हैं, यानी ऊपर की तरफ आप आघात करते हैं, तो उसका सुर उतर जाता है। तो ये वही बात हुई कि किसी ने आपको 4 बातें बोल दी तो आप चढ़ गए कि अरे वाह मैं तो बहुत बढ़िया गाता हूं मतलब। और जैसे ही 4 बुरी बातें बोल गई तो आप उतर गए कि अरे यार मैं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। अपनी हथौड़ी अपने हाथ, कि भैया हर कोई मुझे ट्यून नहीं कर सकता, मैं ही अपने आप को ट्यून कर सकता हूं सिर्फ। कि जब मैं चढ़ाऊं अपने आप को तो मैं कह सकता हूं हाँ आई एम द नंबर 1 सिंगर, और जब मैं चाहूं अपने आप को उतार सकता हूं कि नहीं यार मुझे अभी खामियां हैं। ठीक है, तो अपनी हथौड़ी अपने हाथ। मैं सोच रहा हूँ व्याकरण वालों से बात करूँ, हिंदी व्याकरण वालों से, और ये इन्वॉल्व करवाऊँ किताबों में। ये मुहावरा बच्चों को सिखाओ जाके, ये भी अच्छा है भाई। तालमेल भी तो संगीत ही है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई अरे आपस में तालमेल बनाए रखो, ये भी एक तरह से मुहावरा है। तो ये भी तो संगीत का ही मुहावरा है। ताल मतलब जो आप जिस ताल में आप गाते हैं वो रिदम साइकिल आपकी, और मेल यानी थाट यानी सुर। तो भाई सुर लय ताल मिले हुए नहीं है आपस में इनके, इसीलिए झगड़े होते रहते हैं, तालमेल बराबर नहीं है इनका। तो ये भी तो संगीत का मुहावरा है। तो ये वाला मुहावरा क्यों नहीं किताबों में आ सकता कि अपनी हथौड़ी अपने हाथ? ठीक है, खैर चलिए अब एक एक करके चर्चा करते हैं। टॉप मैं नाम आपको गिनाता हूं जो मुझे अच्छे लगे, जिनकी गायकी मुझे पसंद आई थी। जिसमें से एक तो मैंने जिनका नाम अभी भी लिया था, बीरेन जी ने गाई थी उदास एक मुझी को, ये मुझे अच्छी लगी थी। फिर एक स्नेहा जी हैं, स्नेहा जी ने गाई, आसाम से हैं वो, उन्होंने एक सरस्वती वंदना गाई थी, पिताजी की लिखी, उन्हीं की कॉम्पोज, वो भी अच्छी लगी थी मुझे। और हरलीन कौर जी हैं, उन्होंने भी एक गज़ल गाई थी वसीम बरेलवी साहब की लिखी हुई और मेरी कॉम्पोज है। उनकी मैं ऑडियोज़ आपको एक एक करके वीडियोज़ सुना देता हूँ लोगों की। और आराध्या का भी मुझे बहुत अच्छा लगा था जो उसने गाया था, मैं हूँ ज़मीं तू आसमां, ये गाया था आराध्या ने, बहुत बढ़िया गाया था। और आते हैं कौन कौन थे, एक कृष्णा गोयल जी ने भी बहुत अच्छा गाया था, छोटा सा बच्चा है, उसने बहुत बढ़िया गाया था, लेकिन कुछ कुछ उसमें भी चीज़ें थी, इसीलिए मैं वो इसको यहाँ तक इन टॉप लिस्ट में नहीं रख रहा हूँ। पर उन्होंने बहुत अच्छा गाया था, उस पर भी अभी मैं चर्चा करूँगा कि क्या क्या उनमें अच्छा था और क्या क्या ख़राब था। यश जी ने भी अच्छा गाया था, उनको भी रख लेते हैं चलिए लिस्ट में एक बार के लिए यहाँ पे। उनमें भी क्या क्या चीज़ें रह गई थी उस पर मैं अब चर्चा करूँगा। प्रीति सहवाग जी, कृष्णा गौड़ जी का भी अच्छा गाया हुआ है, जोधपुर के हैं ये, पर उसमें भी काफ़ी सुधार था, है ना, काफ़ी सुधार की गुंजाइश उसमें रही है। मेरा यार तू आपने गाया था शायद तक, है ना, तो उसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, उस पर अपन बात करते हैं। और क्या क्या है, एक आशुतोष जी हैं, आशुतोष जी सुरौन यूपी से हैं। आप इस मीटिंग में अगर अभी हों तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने वो जो गज़ल गाई थी बेकरारी सी बेकरारी है ना, वस्ल है और फिराक तारी है,
ये जॉन एलिया की गज़ल है लिखी हुई और मेरी बनाई हुई है। इसमें आपके कॉम्पोजिशन में थोड़े बदलाव थे। वैसे तो ठीक है, आपने एक नई कॉम्पोजिशन बना दी, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो धुन आपने सीखी, जो धुन आपने सुनी, है ना, उसमें उसको हूबहू उतारना, ये भी एक कला होती है कि उसमें थोड़े बहुत आपके वेरिएशंस हों तो चलेगा, है ना, लेकिन एकदम ही धुन बदली हो तो थोड़ा सा एक बार लगता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने अच्छा गाया किसने अच्छा नहीं गाया, कौन बिगिनर है कौन एडवांस है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सारे बिगिनर्स ही हैं यहाँ पे। महेंद्र जी गुजरात से हैं, उन्होंने भी बेहतर गाया था। इनको भी एक बार के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट में रख सकता हूँ। ठीक है, लगभग यही नाम थे। अब जो नाम इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने भी बेहतर ही गाया था। कुछ चीज़ें इन्हीं कैटेगरीज़ में, ये जो कैटेगरीज अभी मैंने गिनाई, इन्हीं में बदलाव की आवश्यकता है ना। सुर में, लय में या ताल में कहीं ना कहीं वो चूके हैं। सुर सुरावट ज़्यादा मालूम चलती है किसी भी इंसान को, है। लय या ताल किसी आम इंसान को इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती है, पर सुर जो हैं वो कोई भी सुन के बता देगा, नहीं यार ये सुरीला नहीं था। चलिए, सबसे पहले बीरेन जी का ऑडियो मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। नी सा गा मा पा पा मा गा गा नी गा सा। अब देखिए, मैं इस चीज़ को यहीं रोकूंगा और यहीं आपको बताऊंगा कि ये जो खूबी जो मुझे अच्छी लगी वो क्या थी। वो ये थी कि ये जो इन्होंने गीत अभी गाया, उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, ये राग जोग में कंपोज्ड है। अब राग जोग की क्या खासियत है कि इसमें दोनों गंधार का इस्तेमाल होता है, दोनों ग लगते हैं, शुद्ध और कोमल दोनों, और निषाद इसमें कोमल है। सा ग म प नि सा नि प म ग म ग सा ग म प ग म ग नि ग सा। तो ये चीज़ लगा पाना, ये भी एक अपने आप में अच्छी बात होती है कि दोनों स्वरों की स्थितियों को समझ पाना, है ना। और बनिस्बत वो तो और अच्छी बात तो ये थी कि इन्होंने तानपुरे पर गाई वो चीज़, है ना, तो बिना किसी साज के मदद के वो दोनों सुरों को लगा देना। तो ये मैं इनकी खूबी गिना रहा हूँ, लेकिन ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये एक खूबी होती है, ये एक अच्छाई होती है जो हमें भी अपने अंदर डेवलप करनी है ना, कि इस तरह से शुद्ध सुर लगा लेते हैं, या एक ही प्रकार का सुर लग रहा है उस गीत में तो लगा लेते हैं, पर उस ही सुर की दोनों प्रकार अगर लग रहे हैं तो वो लगा पाना, ये एक अपने आप में खूबी होती है। ठीक है, और सुनिए आगे इसी को। उदास 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 एक मुझी को तो करने जाता, उदास एक मुझी को तो करने क्या बात? जाता, वो मुझसे रूठ के अपने भी घर नहीं जाता, उदास एक मुझे को तो करने जाता। अब इसमें जो बारीकियां थी, जो अच्छी आई हैं, है ना, गले में, वो नोटिस करने वाली बात है कि वो जो छोटी छोटी हरकत अगर लगी है तो वो कितनी सटीक और कितनी साफ लगी, है ना। तो वो सारी खूबसूरतियां थी, वो सारी अच्छी थी। अब कई बार क्या होता है, कॉम्पोजिशन में शिफ्ट्स होते हैं। भाई कोई भी कॉम्पोजिशन गा रहे हो सकता है कभी कभार वो प्लेन जा रही है, एक जैसी जा रही है, जैसी जा रही वैसी, जैसे लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा,
ये जो कॉम्पोजिशन है सीधी सीधी जा रही है, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, ये भी कॉम्पोजिशन है सीधी सीधी जा रही है। या जन गण मन अधिनायक जय हे, सीधी सीधी कॉम्पोजिशन है ना। इसमें ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, ताकि ब्लेंड्स नहीं है, ज़्यादा शिफ्ट्स नहीं है। लेकिन कई बार गज़लों में या गीतों में बहुत शिफ्ट्स होते हैं, है ना, कॉम्पोजिशन के शिफ्ट्स हैं। तो जैसे इसी गज़ल में दूसरी ही लाइन में एकदम शिफ्ट है, सा ग म प ग म ग सा उदास एक मुझे को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ के अपने भी घर। यहाँ पे पूरा धैवत का इस्तेमाल है ना, कि वो कैसे शिफ्ट हुआ और वो ब्लेंड कर पाना और उस चीज़ को पकड़ पाना। तो ये कुछ खासियतें हैं जो आप पकड़ते हैं। अब चलिए एक और की आपको आवाज़ सुनाते हैं यहाँ पर हम, जिनका मुझे अच्छा, आराध्या का भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आसमां होगा मिलन कैसे यहाँ, मैं हूँ ज़मीं तू आसमां होगा मिलन कैसे यहाँ, मैं हूँ ज़मीं तू आसमां होगा मिलन कैसे यहाँ, मैं तो मर कर भी तुझ में समा न सकूं, लाख कोशिश करूं तुझको पा न सकूं, मैं तो मर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हमें समझने की और सीखने की बात है। आराध्या जी, आपने बहुत इसमें बढ़िया गाया, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको इसमें सुधारनी है, वो कॉम्पोजिशन में ही है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम कॉम्पोजिशन सुनते हैं, जितनी ज़्यादा बारीकी से जितनी बार हम वो कॉम्पोजिशन सुनेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से वो कॉम्पोजिशन हमारे यहाँ बैठती है माइंड में, कि उसकी क्या ग्राफ है। जैसा मैं ग्राफ समझा रहा था ना अभी, ग्राफ आप बनाते होगे मैथमेटिक्स में, कि कौन सी चीज़ ऊपर जाती है कौन सी नीचे आती है। ये पढ़ा है आपने स्कूल में? नहीं पढ़ा? चलिए कोई बात नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि कोई चीज़ का उतार होता है, कोई चीज़ का चढ़ाव होता है। यानी जैसे इसमें सुर ऊपर चढ़ा, आपने सारे ग म प ध नि तो सीखे, है ना, अलंकार सीखे, तो आपको मालूम हो गई सा यहाँ होता है, रे यहाँ होता है, ग यहाँ होता है, म ये इस तरह से जाता है, न कि ऐसे, है ना, सारे ग म प ध नि ये ऊपर चढ़ रहा है, और सारे ग म प ये और ऊपर चढ़ गया। अब प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प ये और नीचे उतर गया। तो ये ग्राफ होता है बेसिकली, कि कौन सी चीज़ ऊपर है कौन सी चीज़ नीचे है। अब इस कॉम्पोजिशन में भी यही था, आपने जो गाया इसमें एक लाइन आती है जैसे मैं हूँ ज़मीं तू आसमां, मैं हूँ ज़मीं तू आसमां होगा मिलन कैसे यहाँ। ये कॉम्पोजिशन मेरी है एक्चुअली, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बारीकी से आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या मैंने बनाया था और क्या कहीं कहीं आपने थोड़े से ब्लेंड्स जो हैं वो बदले हैं। दा रा 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 दा रा 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 ता रा 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 रा। ये जो पोर्शन था, ये वाली जो लाइन थी ना, ये जहाँ उतरनी चाहिए थी, जिस सुर पे उतरनी चाहिए थी, ये वहाँ नहीं उतरी, कहीं और उतरी। जैसे मैं आपको सुना देता हूँ, लाख कोशिश करूं तुझको पा ना सकूं, ये तुझको पा ना सकूं, ये आपने सुर इसमें इस्तेमाल की, जबकि यहाँ जा रही है ना 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 दा रा रा तुझको पा ना सकूं। ग पे ये उतरनी चाहिए थी, लेकिन आपकी ये सा पर उतरी है ना, तो वो नहीं, क्योंकि ग से ही अगली लाइन शुरू होती है, दा रा 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 दा ना ना दा रा रा दा रा 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 कैसे पाऊं तुझे, है ना। जैसे आप राग गाते होगे, राग गाते हो ना, उसमें बिलावल का छोटा ख्याल गाया या कोई सरगम गीत गाया, तो उसमें कई बार होता है ना कि वो पिछली लाइन का सुर जहां एंड हुआ और अगली लाइन का सुर जो है वो कई बार अलग अलग भी होता है और कई बार सेम भी होता है। तो यहाँ पे वो सेम था, पर आपका क्या हुआ, पिछली लाइन का सुर तो नीचे उतर गया और अगली लाइन का सुर आपने ऊपर से उठा लिया दोबारा। तो यहाँ थोड़ा सा बदलाव था, है ना। बाकी आपने बहुत खूबसूरत इसमें गाया, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि छोटी सी उम्र में आपने इतना डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन को आपने निभाया। चलिए और हम सुनते हैं, और किसकी आपको हम सुनाएं। हरलीन जी यहाँ अवेलेबल नहीं है, पर हाँ उनकी कॉम्पोजिशन मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा, आई मीन उनकी गायकी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा।
अब सबसे पहले खासियत पे बात करते हैं। इसमें क्या खासियत लगी? इन्होंने रिदम में गाया, एक लय में गाया, है ना। एक रिदम साइकिल इसमें चल रही थी। ये गज़ल जिसमें बनाई गई है दीपचंदी में ही है, ये भी 14 मात्रा में चल रही है। धा दिन धा दा दिन धा तिन ता ता, धा दिन धा दा दिन ता तिन ता ता दिन, सिर्फ तेरा नाम लेकर रह गया, है ना। यही जो मेरा इश्क तू की ताल है, या यही केसरिया बालम की ताल है, यही वो ताल है जिसमें अभी मुझ में कहीं है ना। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें ताल दीपचंदी मैंने सिखाई है। अगर आप चैनल पे जाते हैं तो आपको नजर आएगा। इसकी चाल में उन्होंने बराबर बराबर गाया, तो वो चीज़ अच्छी लगी। और आप लोगों को लगा होगा सुर में भी उनका था। अब गलत कहाँ कहाँ हुआ या गड़बड़ कहाँ कहाँ हुई, उस पर बात कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन जो है वो राग श्याम कल्याण में है। सा ने सा रे मा प ने सा ने मा प ग म रे मा प ध म प ग म रे सा। दोनों मध्यम का प्रयोग है, और कैसे दहवत का प्रयोग है और कैसे गंधार इसमें लगता है वो आपने देख लिया। दोनों अलग अलग वक्र स्वरूप से इसमें लगता है, ठीक है। उन्होंने गाते समय शुरुआत में ही थोड़ा सा गड़बड़ किया है। शुरुआत में ही एक सुर उन्होंने गलत लगाया है ना। अब मैं आपको दोबारा इसमें सुनाता हूं तो आपको और अच्छे से मालूम चलेगा। यहां पे इन्होंने जो गाया वो गाया सा ने सा ग म प, जबकि कॉम्पोजिशन में मैंने क्या गाया है नी सा रे मा प, रे मा प लगाया, तो रे की जगह इन्होंने गंधार लगा दिया। वो फर्क किया, तो वो कैसे हुआ? राग का चलन उससे बिगड़ गया, ठीक है। और कॉम्पोजिशन में भी जो दूसरी लाइन उन्होंने गाई, आज दीवाना बहुत कुछ कह गया, ये होनी चाहिए थी। मारे नि सा मा प म रे मा ध म द ने सा ने मा प, पर इन्होंने उसकी थोड़ी सी कॉम्पोजिशन बदल के गाई। तो ये कुछ चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। बाकी इनकी गायकी मुझे अच्छी लगी, पर कॉम्पोजिशन इन्होंने बराबर नहीं पकड़ी, इसीलिए थोड़ी सी मुझे कमी लगी। लेकिन ताल पक्ष में ठीक ठाक इनका रहा कि इन्होंने एक लय में और एक ताल में गाया। एक और जो मैं आपको अगर गीत सुनाऊं किसी का, यश का गीत सुनते चलिए। मेरा मज़हब इश्क है और तू है मेरी बंदगी, इश्क ने जोड़ी हुई है मेरी सांसों की कड़ी, मरीज में दीवानगी का तू ही मरहम है मेरा, दवा तू एक दुआ तू है इलाज, इश्क ही बस मेरा। ओहो दिल की चाहत ही नहीं बस है इबादत मेरी तू, मोहब्बत बहुतों की होगी पर मेरा तो इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी बात। अब बताएं, ये जो इन्होंने गाया, गायकी अच्छी थी, सुरसुरावट भी ठीक थी, लेकिन ताल की इसमें समस्या थी। ताल की क्या समस्या थी? कि जो ताल चल रही थी वो इनको, जाहिर बात है इन्होंने भी बताया कि सीखे हुए नहीं, तो इनको ताल दीपचंदी से परिचित नहीं है ये, कि दीपचंदी जाती है तो उसका क्या छंद रहता है, उसकी क्या लय बनती है, वो इनको मालूम नहीं है। तो उसका ख्याल नहीं रख पाए कि जहाँ रुकना चाहिए था वहाँ रुके नहीं, और जहाँ नहीं रुकना चाहिए था वहाँ रुक गए, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा रुक गए, थोड़ा कम रुके, तो क्या हुआ, ताल तो अलग अपनी चलती रही और ये इनकी गायकी अलग चलती रही। कि जहाँ पे थोड़ा पॉज था, दिल की चाहत ही नहीं बस है इबादत मेरी तू, मोहब्बत बहुतों की होगी पर मेरा तो इश्क तू, हाँ 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 ता ता ता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6, रूपक जैसी ही चाल रहती है इसकी, लेकिन
14 है, बीच बीच में गैप्स भी आते हैं इसमें, है ना। मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी इबादत बंदगी, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू। अगर मैं इसको और स्लो में करके बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू। तो कहां किस वर्ड के बाद, जिसे क्या कहते हैं, बांट, है ना। गीत की बांट गलत थी। क्या गलत थी? बांट। बांट किसे कहते हैं? डिवीजन को। यानी वर्ड्स के बीच में स्पेसेस कितनी आएगी, कहां रुकना है, कहां नहीं रुकना है। वरना तो जन गण मन अधिनायक जय हे ऐसे भी गाया जा सकता है, ये इक्वल बांट है। इसकी बांट बदल दूं, जन गण मन अधिनायक जय हे। ये क्या किया? जन गण मन अधि, मन को जल्दी से बोल दिया, बनिस्बत पहले कैसे बोल रहे थे? जन गण मन अधि। एक एक मात्रा में एक एक शब्द हम पूरा का पूरा बोल रहे थे। तो यही चीज, यही दिक्कत हमारी अक्सर आ जाती है कि बांट हमारी सही नहीं रहती है। ठीक है, तो इस गीत में बांट की थोड़ी सी कमी थी और लय बिखर गई थी। मैंने आपको सुर सुरावट में एक पॉइंट लिखाया था, वॉइस रेंज, उसकी भी इसमें कमी नजर आई कि जो दिल की चाहत, क्योंकि ये ऊंचा है थोड़ा सुर। अब दिक्कत क्या रही, इन्होंने ट्रैक पर गाया है और ओरिजिनल सुर से इन्होंने गाने की कोशिश करी। तो मैंने पहले बताया वो ओरिजिनल जो पिच है वो मैंने मेरी रेंज के अनुसार से गाया है। अब जरूरी नहीं है कि वही वॉइस रेंज, वही सुर की ऊंचाई और नीचाई आपकी या किसी और की हो तो उससे गा पाना। जैसे कई बार होता है ना, रफ़ी साहब के जो गाने हैं, मन्ना डे के जो गाने हैं, ये बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं कई बार, तो उनको हम निभा नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा अपना सुर नीचे कर लेते हैं, पिच नीचे करते हैं, है ना। पर वो तब हो पाता है जब हमारे हाथ में वो हो, वरना हमें मालूम ही नहीं पिच बदलते कैसे। तो हम क्या करते हैं, उमूमन उसी गाने को एज इट इज सुनते हैं और ऐसा का ऐसा गा देते हैं। ठीक है यश जी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं आपके गायकी के बारे में इतना कुछ यहाँ बता रहा हूँ तो, है ना। मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ यार अगर किसी स्टूडेंट को बुरा लग रहा हो कि मैं उनकी गायकी में कमी खामी यहाँ बता रहा हूँ या अच्छाई बुराई बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से यार बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बताऊँगा तो इजाफा भी होगा, जाहिर सी बात है, बदलाव आएगा, वरना सुधार कैसे आएगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ है कि जो सुर ऊपर नहीं पहुंचा, दिल दिल, ये जो पिच है ये पूरा नहीं पकड़ पाए, थोड़ा सा नीचे उतर गया था, है ना। तो वो एक चीज़ रही कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है कि अगर वो गीत आपकी रेंज से, वॉइस रेंज से बाहर का है तो क्या करना है, सीधी सी बात, उसे अपने पिच पर ले लो। उस गाने को ऐसे पिच से गाओ जो आपका हो, है ना। 2 सुर नीचे उतार के गा लो भाई, सीधी सी बात। ठीक है, तो वो एक चीज़ रही। अब दूसरा सुनते हैं एक बार। देखिए, एनालिसिस इसीलिए भी लोग नहीं करते हैं गानों का ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में कि आपको बताएं कि क्या अच्छा था, क्या खामी थी, क्या नहीं था, क्योंकि इसमें समय लगता है ना। अभी देखिए हमने 3 4 5 लोगों की ही गायकी देखी और उसमें कितना हमने अभी बात करने गए तो कितना उसमें टाइम लग गया। तो ये भी इतना समय भी नहीं होता उन लोगों के पास, पर अपने पास तो है। कहीं किसी को अभी यहाँ जाना ही नहीं है, सीखने के लिए बैठे हैं। एक प्रीति जी हैं, इनका मैं आपको सुनाता हूँ। ये अभी है नहीं मीटिंग में हमारे साथ, पर उन्होंने अच्छा गाया काफ़ी। मेरा मज़हब इश्क है और तू है मेरी बंदगी, इश्क ने जोड़ी हुई है मेरी सांसों की कड़ी, मरीज में दीवानगी का तू ही मरहम है मेरा, दवा तू एक दुआ तू है राज इश्क ही बस मेरा। दिल की चाहत ही नहीं बस है इबादत मेरी तो, मोहब्बत बातों की होगी पर मेरा है इश्क तू है, तू मेरी दीवानगी जिंदगी का मकसद है तू, तुझको पाने की हवस में हदों से गुजरा हूँ मैं, तू ही है वो वजह, तेरे दम से ही जिंदा हूँ मैं, अहम है मेरे लिए तो
बेजोश होगा मेरा महंगा ख्वाब है, लत है मेरी तो तलब है, मेरी ज़रूरत तू ही तू, राह जो मेरी रूह को रब में मिलाए वो है तू। यहाँ मौजूद नहीं है, पर इस गीत के लिए आप तालियां बजा सकते हैं इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बखूब गाया है ना, बहुतों से अच्छा गाया है। और इनकी गायकी में भी काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ थी और काफ़ी खामियाँ भी थी, है ना, पर अच्छाइयाँ ज़्यादा थी, इसीलिए हम उन पर पहले बात करेंगे। कि जो इनकी सुरावट थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को लगा होगा अच्छी थी कि नहीं थी, कि जो सुर का पिच जो चाहिए था वो पिच इन्होंने प्रोवाइड किया है, हर सुर को जितना चाहिए था, है ना। इन्होंने भी गाया मेरे ख्याल से ओरिजिनल पिच से ही है, जो इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक मेल पिच से मैंने गाया है ना, मेरी आवाज़ के अनुसार मैंने गाया था। इनको अगर वो ये अपने पिच से गाती तो वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता, है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो आवाज़ का जो पंच है, जो थ्रो है, वो और अच्छा आ पाता। अगर फीमेल सिंगर कोई मेल पिच पर, मेल वॉइस रेंज के पिच पर गाती है तो कई बार उसकी आवाज़ में बदलाव आ जाता है, पतली हो जाती है थोड़ी, है ना। तो इनकी थोड़ा वो एक मुझे थोड़ी सी लगी कि अगर ये अपने पिच से गाती तो इस गीत को और अच्छे से निभा पाती, है ना। पर फिर भी इनके जो सुर लगने चाहिए थे वो अच्छे लगे, ठीक है। अब ये तो इनकी खासियत थी सारी की सारी, कि इनकी सुरावट अच्छी थी और आवाज़ बड़ी अच्छी लगी इनकी मुझे, है ना, आवाज़ का पंच भी अच्छा था। प्रोनाउंसिएशंस में कहीं कहीं दिक्कत आई, उच्चारण में, क्योंकि जो नज़्म मैंने लिखी है वो उर्दू के अल्फाज उसमें ज़्यादा हैं, उर्दू के शब्द उसमें प्रयोग हुए हैं, तो मकसद है, जैसे अब मकसद उसको इन्होंने गाया है तो वो मकसद होना चाहिए था, है ना। कुछ कुछ चीज़ें तो इन्होंने सही करी, पर कुछ कुछ थोड़ी सी गलत भी थी। जैसे मज़हब इन्होंने ठीक बोला, इश्क भी ठीक ही बोला, लेकिन इश्क में एक तो नुक्ता आ जाता तो और बेहतर हो जाता भाई, है कि नहीं। और मकसद भी अगर वो ख पे भी वो नुक्ता लग जाता और क आधा हो जाता तो और बेहतर हो जाता, वगरना इन्होंने बहुत बढ़िया गाया। अब एक कुछ कुछ बारीकियाँ देखी कितनी खूबसूरती से, जो मैंने बोला ना कि गीत में अच्छा क्या होता है, बारीकियाँ होती हैं। जैसे वो लाइन इन्होंने गाई, तू जुनू मेरा तू जिद मेरी नशा मेरा है तू मेरी दीवानगी जिंदगी का मकसद है तुझको पाने की हवस में हदों से गुजरा हूँ मैं। यहाँ शुद्ध निषाद का प्रयोग है, वो भी इन्होंने बारीकी से पकड़ के लगाया है ना। तुझको बाकी इसमें पूरा कोमल निषाद का प्रयोग था। तुझको पाने की हवस में हदों से गुजरा हूँ मैं, तू ही है वो वजह तेरे दम से ही जिंदा हूँ मैं। अब बाकी भी ठीक था, लेकिन आखिरी जो लाइन आई ना, राह जो मेरी रूह को, यहाँ पे थोड़ा सा मात हो गई, है ना, यहाँ पे थोड़ा बराबर नहीं आ पाई ये कॉम्पोजिशन, क्योंकि जो मैंने बताया था ना, कॉम्पोजिशन में ब्लेंड्स होते हैं, शिफ्ट होते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये बाकायदा बिल्कुल शिफ्ट है लाइन में, ये है ना। ये वैसे पूरा गाना अगर आप देखेंगे तो आप आसावरी थाट में इसे पकड़ सकते हैं, गधनी कोमल इसमें लग रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन जाती है ना, राह जो मेरी रूह को रब में मिलाए वो है तू। इस लाइन की कॉम्पोजिशन थोड़ी टफ है गाना पर, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, जंप्स हैं। जैसे आप लोग अलंकार सीखते हैं स्वरांगिनी के, सभी लोग सीखते हैं, इसमें आपने सारे ग म प ध नि सा भी सीखा, सा सा रे रे ग ग म म भी सीखा, सारे ग रे ग म भी सीखा, सारे ग म रे ग म प भी सीखा। लेकिन जब दूसरे पेज पर आते हैं तो कैसे अलंकार जाते हैं, सा ग रे म ग प म ध, लीपिंग अलंकार कहते हैं इसे। लीपिंग अलंकार यानी सुर छोड़ छोड़ कर लगाना, वो मुश्किल होता है बनिस्बत के कॉन्जिक्यूटिव सुर लगाना, छोड़ छोड़ के सुर लगाना मुश्किल पड़ जाता है। अरे वाह, प्रीति जी मेरे ख्याल से हमारे साथ आ चुकी हैं। वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए प्रीति जी आप। अभी अभी हाल ही में जस्ट आप ही के गाने पर ही बात चल रही है, आप ही का गाना भी हम लोगों ने सुना है। थैंक यू सर। जी, वीडियो ऑन हो सकता है या कुछ टेक्निकल इशू है? हाँ जी, तो वही उसको बोले थे कि तुम पीछे आना मत ना, ये बार बार वो पीछे आ रही थी, इसलिए हंसी आ गई थी, तो इसीलिए गाना गाते गाते एक्चुअली वो जब पीछे पहले से मतलब बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे तो अच्छा मतलब आ नहीं, जब ये पीछे आई ना तो गाना भी सही चला गया और ये भी
गायकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए गायकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप खूबसूरत और अच्छी लग जाती हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगता है। आपका सुर इतना अच्छा था कि हमारा बैकग्राउंड पे ध्यान ही नहीं गया। एक बार मैं चाहूँगा कि जितने यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका पहले माइक अनम्यूट कराता हूँ यहाँ पर, और आप सब लोगों को, क्योंकि ये गीत मुझे लग रहा है पसंद आया ही होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से, आप सभी लोग एक बार तालियों से इनका अप्रिसिएशन करें, अपने सभी के माइक ऑन करके, है ना। जी प्रीति जी, तो आप ही के गीत पर हम अभी बात कर रहे थे कि आपकी गायकी हमें उसमें कितनी अच्छी लगी, और कुछ कुछ जो चीज़ें अच्छी अच्छी लगी वो हमने गिना दी, और कुछ कुछ चीज़ें जो हमें लगा कि सुधार की आवश्यकता है उस पर भी हम बात कर रहे थे, है ना। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी, सबसे पहले तो जो उसमें हमें अच्छा लगा उस गाने में वो ये था कि आपके सुर ठीक लग रहे थे, है ना। लेकिन अगर उसे आप अपने पिच से गाती तो वो और बेहतर होता। अपने पिच से मेरा मतलब है अपने सुर से। आपने क्या किया, मैंने जिस पिच से गाया, मैंने जिस सुर से गाया, उसी को आपने हुबहू उतारा। तो उसमें क्या होता है, कई बार मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में थोड़ा फर्क होता है। आप अपने पिच से गाने गई, मेरे पिच से आप गाने गई, तो थोड़ी आवाज़ में पतलापन आ गया, है ना, पर फिर भी सुर में था, वो एक खासियत रही, है ना। अगर आप उसे अपने पिच से अपने थोड़ा सा सुर नीचे करके अगर उसे गाती तो वो और बखूब बहुत खूबसूरत हो जाता और आनंद आता, ठीक है। उसमें क्योंकि कई लाइंस थोड़ी ऊंची ऊंची भी हैं, जैसे दिल की चाहत ही नहीं बस, ये थोड़ा ऊंचा पड़ता है ना, पर फिर भी आपने बखूब निभाया उसे। और कई कई जगह हैं जो उसमें बड़ी अच्छी लगी, तुझको पाने की हवस में हदों से गुजरा हूँ मैं, तू ही है वो वजह, तेरे दम से ही जिंदा हूँ मैं। यहाँ जो दा हूँ मैं, यहाँ जो अलग सुर का प्रयोग उसमें किया वो आपने अच्छे से निभाया, है ना। और एक और लाइन भी उसमें ऐसी आती है जिसमें शुद्ध दैवत का भी प्रयोग है, वो भी आपने अच्छा लिया। लेकिन एक जगह जहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई वो थी उसकी आखिरी लाइन, राह जो मेरी रूह को, हाँ, है ना। और वो क्यों हुआ वो भी मैं अभी सभी यहाँ पे शिष्य जितने बैठे हैं उन सबको समझा रहा था कि जब कूद कूद के हम सुर लगाते हैं, लीपिंग नोट्स, जैसे सा ग प नी, ये अगर सुर हमने लगाए, वैसे सारे ग म प ध नी लगाना आसान है, लेकिन सा ग प नी सा ध म रे नी ये लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपने बीच बीच में सुर छोड़ने पड़ते हैं, है ना। तो वो लाइन की कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी ही है, राह जो मेरी रूह को रब में मिलाए वो है तू, सा राह जो डर डरना सा सारे दब मगरे रे ग म ध सा नी, ऐसे कुछ उसके नोटेशन बन रहे हैं। राह जो मेरी रूह को सा ग म ध सा नी रे ता रा 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 रा। तो ये क्या है, कूद कूद के नोट्स इसमें लग रहे हैं ना, इसीलिए ये लाइन लगाने में थोड़ी दिक्कत आई, वरना बहुत बखूब आपने गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। और आपका गीत मैंने टॉप 5 में रखा है। अभी मैंने इन सबको बताया कि जितने हमारे पास एंट्रीज आई थी उसके टॉप 5 में एक आपका है, बीरेन जी का है, और आराध्या का है, और एक हरलीन जी का है। हरलीन हमारे साथ अभी यहाँ है नहीं, पर उनकी भी हमें बहुत अच्छी गायकी लगी थी, है ना। चलो चलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। अब आगे हम एक और सिंगर का गीत देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं ना। आप जुड़िए हमारे साथ, सुनते रहिए। अब आते हैं, आपको हम सुनाएंगे स्नेहा जी का। चलिए, स्नेहा जी भी हमारे साथ यहाँ पे शायद तक नहीं है, पर उनका मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ कॉम्पोजिशन, उन्होंने आप अच्छा गाया था। नमस्कार। माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी, माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी, ज्ञान का वरदान दो, ज्ञान का वरदान दो, माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी, सकल जग का तिमिर हर ले, सकल जग का तिमिर हर ले, वो
क्या बात। माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी, माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी, ज्ञान का ये जो इन्होंने अभी सरस्वती वंदना गाई, ठीक है, ये भी पिताजी की लिखी हुई, उन्हीं की कंपोज्ड है। अब इसमें खासियत आप देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कई बार, जैसे गीतों में दो सुर का भी प्रयोग होता है, यानी एक ही सुर के दो स्थिति, जैसे दोनों निषाद, दोनों गंधार, दोनों ग, दोनों नी प्रयोग हो गए, यानी कोमल और शुद्ध दोनों। तो इसमें भी ऐसा ही है, प ग म रे प म प नि ध नि सा, मल्हार इसमें अंग है, म प नि ध शुद्ध नि सा रे प ग म रे सा नि ध म प नि ध नि। ये दो निषाद लग रहे हैं और ये इस कॉम्पोजिशन में लगे हैं जो इन्होंने बहुत अच्छे से लगाए, ठीक है। तो एक ये इनकी खासियत थी। अब एक खासियत आप देखिए, सपाट तान इन्होंने कितनी अच्छी ली। सपाट तान किसे कहते हैं? सपाट यानी एक जैसा, सा सा रे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा गा रे सा, ये सपाट था, है ना। जिस पिच से ये गा रहे हैं, अब मेरा पिच नहीं है वो, तो मैं एग्जैक्ट नहीं पकड़ पा रहा हूँ उसमें सुर, पर अगर मैं इसको गा के ऐसे बताऊँ, सा रे प गा मा रे सा मा पा नि धा नि सा नि प म ग म रे सा। अब ये सपाट है, एकदम सीधा आ रहा है, सा नि प म ग म रे सा। तो इस चीज को स्फूर्ति में लगाना, फास्ट लगा पाने के लिए सुर की पकड़ जरूरी है। अभी मैं अगर आपको कहता हूं सा नी प म ग म रे सा, ये लगाओ, तो इसमें सा नी प म ग, ये एग्जैक्ट लग पाना बड़ा मुश्किल काम है ना, इसके लिए रियाज लगता है। तो ये वो कितनी एक ही लाइन आई थी इसमें, हो वो इन्होंने एकदम सपाट नीचे उतारी, तो वो कितनी खासियत थी, है ना। तो ये कुछ अच्छी बातें थी। खैर इनकी गायकी में मुझे उतना कुछ ज़्यादा ख़राब लगा नहीं, है ना। जो खामियां थी वो उतनी नज़र आ नहीं पाई, क्योंकि इनकी गायकी अच्छी ही इतनी लगी कि वो खामियां अपने आप ही खुद ब खुद नज़र ही नहीं आई, दिखी ही नहीं। चलिए अब नेक्स्ट सुनते हैं। इनके अलावा भी बहुत अच्छी, हाँ, महेंद्र जी का भी एक बार सुन लेते हैं। बढ़ती है तिश्नगी, पीता हो जितनी उतनी बढ़ती है तिश्नगी। शाकी ने जैसे ब्याज मिला दी शराब में, नाम रिंदों का शुक्रिया, रिंदों का शुक्रिया पिला कर चले गए, कर चले गए, वरना एक वो थे। जी महेंद्र जी, आपको क्या लगा इसमें, क्या हम सुधार कर सकते थे? लय का थोड़ा नहीं, लय तो ठीक लगी मुझे, इतनी कुछ खास खराब नहीं थी। लय तो इतनी कोई गलत इसमें खास मुझे लगी नहीं, आपकी ठीक ठाक जैसी चलनी चाहिए थी वो चल ही रही थी, क्योंकि वैसे भी साथ में कोई साज बज नहीं रहा था, तो अगर उसके बगैर गाया जाए बिना साज के, बिना किसी तबले या रिदम के, तो उसके बगैर भी आपने ठीक ठाक लय इसमें निभा ली। पर जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि इसमें जो भाव है जो देने की कोशिश की गई थी, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, काकू प्रयोग किसे कहते हैं? काकू प्रयोग वो होता है जब शब्दों के भाव गायकी से दे दिए जाए, है ना। जैसे वो मैं एक गाने का अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जो सोनू निगम साहब का है कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। इसमें वो हंस को, उस हंसी को अक्सर अपनी गायकी में दिखाते हैं कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली। तो जब वो हंस बोलते हैं तो वहाँ हल्का सा चकल है, यानी हल्की सी हंसी है वहाँ,
हंस मत पगली, वरना उसको हंस मत पगली ऐसे भी गाया जा सकता था, लेकिन हंस मत पगली ऐसे गाते हैं कि वहाँ हल्की सी हंसी देते हैं। तो वैसा ही काकू प्रयोग इस गज़ल में था जो मेरे पिताजी की लिखी है कि रिंदों का शुक्रिया पिलाकर चले गए, वरना एक वो थे जो रुलाकर चले गए। रिंद यानी जो शराबी होता है उसको कहते हैं। तो उनका शुक्र किया है उस शायर ने कि यार वो तो उनका शुक्र है कि वो हमें पिलाकर गए हैं, हमारा गम थोड़ा भुला दिया उन्हें, हमें शराब अगर उन्होंने ऑफ़र करी तो, है ना, हमें पिलाया तो, हमारे साथ बैठे तो, वरना तो एक वो थे जिन्होंने हमें गम दिए, दुख दिए और रुला कर गए उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश करी थी मैंने गायकी में वो भाव दे पाऊँ कि रिंदों का शुक्रिया है, तो वो रिंद में उसकी कॉम्पोजिशन में वो एक शराबी का जो टोन आना चाहिए, रिंदों का शुक्रिया, है ना, ज़्यादा नहीं पर एक आध जगह उस काकू का प्रयोग ये संगीत में होता है, भाव देने के लिए, शब्दों के भाव देने के लिए गायकी का प्रयोग किया जाता है। रिंदों का, अब रिंद है तो रिंद लड़खड़ाता है, तो सुरों में वो लड़खड़ाहट दिखाई गई कि वैसे तो ये यमन में है, लेकिन वहाँ पे दोनों मध्यम का इस्तेमाल कैसे किया, प म म प प इस तरह से किया, और वो भी शब्दों को साफ बोलते हुए नहीं। रिंदों का शुक्रिया पिला कर, यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है ना उसमें भी दोनों मध्यम लग रहे हैं, पिला कर चले गए वर सा रे गा म प म रे गा दा 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 ना ना, पिला रुला कर चले गए रिंदों का शुक्रिया। तो एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपने इसमें वो जो भाव देना चाह रहा था मैं, वो आपने भाव दिया है, थोड़ी थोड़ी कई जगह जहाँ जितनी आपकी सामर्थ्य थी अच्छा दिया है, मगर बाकी शब्दों का जो थ्रो था वो थोड़ा कच्चा था, है ना। एक होता है वॉइस पंच, एक होता है वर्ड का थ्रो कैसा होना चाहिए, आपके शब्द कितने साफ रहेंगे। जैसे अभी मैं जो बातें बोल रहा हूँ, जो मेरी भाषा है, उसमें हर एक शब्द पर वजन है कि नहीं, हर एक शब्द आपको क्लियर है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जैसे मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, आपको मैं अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ये मैंने जानबूझकर करके बताया। इसका क्या मतलब हुआ, हर एक शब्द को मैं ऐसे ही ढीले ढीले, है ना, तो ढीला ढीला नहीं होना चाहिए आपकी गायकी में। मुझे एक ये चीज़ लगी कि शब्द थोड़े ढीले पड़ रहे थे, जहाँ पढ़ने चाहिए थे वहाँ तो ठीक था, है ना, कि जहाँ रिंद में आना चाहिए था, पिलाने में आना चाहिए था, वो तो ठीक था, लेकिन जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ भी आ रहा था, तो उसे सुधारेंगे। रिंदों का शुक्रिया पिला कर चले गए, वरना एक वो थे रुला कर चले गए। हर एक अक्षर जो है साफ आएगा। ये 12 खड़ी के रियाज से आता है, अक्षरों को पढ़ने से आता है। मैंने अक्सर बोला है कि शायरी को पढ़ो, पोइट्री पढ़ो, अच्छी अच्छी गज़लें, अच्छे अच्छे शब्द पढ़ो, इससे क्या होगा, उच्चारण साफ होगा, डिक्शन प्रॉपर होगा, तो अपने आप ये चीज़ जो आपकी इसमें है वो सुधर जाएगी, है ना। बाकी ठीक था, ठीक ठाक था, सुर सुरावट कहीं कहीं जगह ठीक ठाक नहीं थी, पर ठीक है, वो तो अभ्यास से आ जाएगी, अनुभव से आ जाएगी, है ना। जैसे एक लाइन आता है ना, दुनाना चले गए, यहाँ पे एक छोटी सी तान भी थी, वो आपने नहीं ली, पर ठीक है, उसका जो उतार है, ता सा नि धा प म ध प म ग रे सा, सा नि धा प म ध प म ग रे ग ग रे सा, है ना, ऐसे वो उतरता है। रुला कर चले गए, है ना, ये बराबर नहीं आई, पर ठीक है, ये धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपने बहुत खूब गाया। चलिए अब किसी और का और भी सुने, या मेरे ख्याल से एंड करें इस सेशन को। बाकी मुझे ठीक लगा। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे किन किन का ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो प्रीति जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, हरलीन का भी मुझे अच्छा लगा था, बिरेन का भी अच्छा लगा था। लेकिन अगर इसमें से मुझे मार्क्स अब देने हो किसी को, वैसे कमियां खामियां मैं सब बता चुका हूं, आप सभी के सामने थी, है ना। तो अब मैं ये नहीं कि मैं रिजल्ट देने वाला मैं हूँ, आप सभी लोग तय कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या है ना, जिसे हम ऑडियंस पोल कह सकते हैं, क्योंकि मैंने सबकी खामियां और सबकी खूबियां आपके सामने बताई। कुछ भी छुपा हुआ नहीं था कि मैं किस वजह से किसको फर्स्ट दे रहा हूँ, किस वजह से किसी को सेकंड दे रहा हूँ, या किस वजह से किसी को थर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। वजह आपके सभी के सामने थी। मैं अगर कहूँ तो वैसे वो है नहीं इस मीटिंग में, स्नेहा जी की गायकी मुझे बहुत पसंद आई। उसमें खामियां, जो कमियां थी, मुझे थोड़ी कम नज़र आई, इसीलिए मैं अपनी तरफ से उनको, अगर मुझे फर्स्ट देना हो तो मैं उनको दूंगा। फिर सेकंड अगर देंगे तो हम प्रीति जी को देंगे, क्योंकि प्रीति जी की भी गायकी मुझे बहुत अच्छी लगी। जो सुर की बारीकियां थी वो सही थी, पर जहां नहीं आ पाया वो आखिरी लाइन की वजह से वो सेकंड में आ गई, वरना उनको भी हम फर्स्ट पे रख सकते थे, ठीक है। पर हाँ, इसको हम यूं भी कर सकते हैं, हम टाई भी कर सकते हैं।
अब यहाँ मैं, क्योंकि मैं रिजल्ट्स देने में थोड़ा ढीला पड़ता हूँ, है ना, मैं किसी को मार्क्स देने में या किसी को फर्स्ट सेकंड बताने में मैं कर नहीं पाता हूँ, है ना, क्योंकि ये है नहीं मेरे नेचर में, नहीं, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ पर उसका बिल्कुल ही एकदम कि नहीं तुम फर्स्ट हो तुम सेकंड हो, क्योंकि संगीत में नंबर्स होते नहीं हैं, क्योंकि है ना, संगीत ऐसा विषय है जिसमें आप दर्जे नहीं तय कर सकते कि जैसे ये वाली राग बिगिनर की है, ये वाली एडवांस की है, ये नंबर 1 की है, सेकंड नंबर की है, ऐसा कुछ नहीं, है ना। बीरेन जी की गायकी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बीरेन जी का जो गज़ल थी वो मैंने अगर मैंने शुरुआती ये जो सुने थे वीडियोस, इनमें से फर्स्ट सेकंड गज़ल मैंने आप ही की सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, है ना, कि उन्होंने जो सुर लगाए थे। तो सेकंड प्लेस पे हम बीरेन जी को भी रखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे क्या बोल सकते हैं, क्या नाम लिया था हमने, स्नेहा ने जो गाई थी सरस्वती वंदना, उसमें अच्छी लगी। वो उनकी गायकी सुर सुरावट जो है, वो मधुरता जो है वो नेचुरली होती है, तो वो मुझे ज़्यादा उसमें अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उनको फर्स्ट दिया है और बीरेन जी और प्रीति जी को मैं आपको सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ। अब अगर मैं थर्ड नंबर पे डालूँ तो एक तो मैं आराध्या को रखना चाहूँगा, क्योंकि उसकी गायकी, उसकी सुरसुरावट बच्ची होने के बावजूद भी बहुत अच्छी मुझे लगी, तो आराध्या को भी हम थर्ड नंबर पे रखेंगे। और देखो मैं तो सबको खुश रखने वालों में से हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग खुश रहें यहाँ, तो अगर फर्स्ट सेकंड ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं तो उसमें मुझे कुछ, अच्छा स्नेहा है क्या, मौजूद है यहाँ पे, एस भारद्वाज के नाम से थे वो, अरे यार मैंने स्नेहा के नाम से था ही नहीं तो मैं आपको देख ही नहीं पाया, क्या बात है, चलिए जी मेरा क्लास चल रहा था तो इसलिए अच्छा थोड़े टाइम के लिए दूर थी। हाँ जी, चलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करूं सबसे पहले तो कि आप विजेता हुई हैं यहाँ की, फर्स्ट प्राइज़ आपने जीता है यहाँ पर, और जो आपकी खूबियाँ थी आपकी सब हमने यहाँ पे तारीफ़ें भी करी हैं कि आपका जो आपने वंदना गाई वो सबको पसंद आई, और ख़ास करके आपकी आवाज़ में जो माधुर्य है, जो मधुरता थी, वो हम सबके दिल को छुई है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सीखते हैं ऑलरेडी कहीं पर, हमसे सीखते हैं या किसी और से सीखते हैं रेगुलर? जी मैं अभी निपुण कर रही हूँ। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप सीखिए और रेगुलर सीखते रहिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, ताकि जो चीज़ें आपके अंदर ख़ास हैं वो बढ़ती रहें, है ना, और जो जो छोटी मोटी खामियां हैं वो खुद ब खुद सुधर जाएंगी, है ना, उनको हम स्पेसिफिकली एक एक करके सुधारें। अब इस चीज़ को आप अगर ताल के साथ और गाते तो मुझे और बेहतर लगता वो, है ना, तो मतलब होता है ना कि एक रिदम भी अगर चल रही हो तो वो भी जांच पड़ताल हो जाती है कि रिदम में रह पा रहा है कि नहीं जो स्टूडेंट है, और साथ ही साथ वो रिदम में जब आता है तो ही तो खूबसूरती आती है, संगीत में संगत ही तो है ना। अब कोई वादन, अगर वाद्य भी आपके साथ बज रहा होता और ताल भी चल रही होती, ताल वाद्य भी होता, तो वो और खिलकर सामने आता, है ना, वगरना आपने जो जैसे भाव होने चाहिए थे एक वंदना के, सरस्वती वंदना के, उसी भाव को मेंटेन करते हुए आपने गाया, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो, है ना, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, आप सीखते रहिए ऐसे। ओके, आपके वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। जी शुक्रिया। कोशिश रहती है मेरी कि आप सभी लोगों तक मैं कुछ ना कुछ पहुंचाता रहूं, जो कुछ मैंने सीखा है आप लोगों से साझा करूं, शेयर करूं। थैंक यू जी, चलिए, तो फर्स्ट हमने दिया है यहाँ पर स्नेहा जी को, सेकंड पे प्रीति जी हैं, बीरेन जी हैं, और थर्ड नंबर पे हम यहाँ डालने चाहेंगे आराध्या को एक तो, और मुझे किसका पसंद आया था, मैंने किन किन के अभी सुनाए हैं वो टॉप में ही हैं, नाम में आपको यहाँ फिर से और देखना पड़ेगा, मुझे छांटने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये रिजल्ट्स आप ही के सामने हाल ही में ही बनाए, मैंने ऐसे नहीं कि पहले से बना के रखे थे तो आपको लगे कि यार नहीं तो इन्होंने तो पहले से ही बना ली था, ऐसा कुछ नहीं था, आप ही के सामने मैंने सुने हैं। एक आध बार मैं पहले सुन चुका था सारी की सारी चीज़ें, लेकिन कमियां खामियां जो मैंने आपके सामने एनालिसिस करी है वो आप ही के सामने थी, तो इसमें एकदम फेयर है ये जो कुछ है, ठीक है। यश जी को भी हम थर्ड नंबर पे रखना चाहेंगे, क्योंकि इनकी भी गायकी मुझे अच्छी लगी, लेकिन जो एक खामी थी उस चीज़ को सुधारिएगा, जो मैंने कहा कि जो सुर ऊपर पहुंचना चाहिए, वो जो पिच जो रेंज की है वो बराबर आनी चाहिए थी, तो वो नहीं आ रही थी, तो उसे सुधारिएगा, ठीक है। बाकी आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब कॉन्सोलेशंस में जिन जिन की अप्रिसिएशन मैं करना चाहूँ कि इनके अलावा भी जो जो मुझे अच्छे लगे, जिनको मैंने यहाँ सुनाया नहीं, जिनके वीडियोज़ को, पर जो अच्छे लगे, उनमें एक तो महेंद्र जी का ही था, और रिया सिंघल जी हैं, उनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और हरलीन जी का भी मैंने बताई, लेकिन हरलीन जी की मेरे को छोटी छोटी जो खामियां हैं उसने थोड़ा सा उन्हें थर्ड पोजीशन से बाहर कर दिया, वरना वो थर्ड पोजीशन के लायक थी इसमें, कि उनकी जो सुरावट है, सुरावट थी वो अच्छी थी, लेकिन कुछ कुछ बारीकियां रह गई, है ना, कॉम्पोजिशन सही नहीं पकड़ी उन्होंने, वरना गायकी उनकी अच्छी थी, ताल पक्ष उनका अच्छा था कि ताल में उन्होंने लय ताल में गाया, ठीक है। तो हरलीन जी को भी मैं स्पेशल मेंशन यहाँ दूंगा। बाकी जितनों ने भी गाया उनकी भी कोशिश बहुत बढ़िया थी, जैसे कृष्णा गोयल, छोटे से बच्चे हैं, उन्होंने बहुत बेहतर गाया। चलिए मैं एक बार उनकी आपको वीडियो यहाँ सुना ही देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था उनकी तैयारी मुझे अच्छी लगी। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा गोयल है। मैं आप हल मिल ही जाएगा, हल मिल ही जाएगा,
तो इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी इन्होंने इतनी मुश्किल गज़ल को चुना और उसको भी उन्होंने गाने की कोशिश करी, तो ये इनको मैं अप्रिशिएट करूँगा। और इनकी इस कोशिश के लिए मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि अगर ये सीखते रहेंगे, इसी तरह से सुरों को समझते रहेंगे, लय ताल को समझेंगे, वैसे तो अभी बहुत छोटी उम्र है, अगर इसी उम्र से इन्होंने सीखना शुरू कर दिया, आगे बढ़ते रहे, तो बहुत बढ़िया गाएंगे ये। ठीक है, कृष्णा गौर जी ने भी बहुत अच्छा गाया था, पर उसमें थोड़ी थोड़ी जो मुझे खामियां लगी, वो खामियां ये थी कि बड़ा ही बीट टू बीट और कट टू कट चलने की उसमें कोशिश उन्होंने करी थी, क्योंकि वो हारमोनियम के साथ भी गा रहे थे, तो जैसा बजा रहे थे वैसा ही वो गा रहे थे। तो गायकी इतनी कट टू कट अगर हो तो वो थोड़ी मैकेनिकल लगने लग जाती है ना, कि एकदम नोट टू नोट चल रहा था उनका, कि जैसे प प रे सा, हर सुर अलग अलग नज़र आ रहा था, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा यार तू, मेरा प्यार तू, तू ही आशिक, तू बहार है, इस तरह से वो गा रहे थे बीट टू बीट। सुर अच्छे थे उनके, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि वो जुड़ाव नहीं था सुरों में। सुरों में एक जुड़ाव होता है, मेरा यार तू, मेरा यार तू, परे रे सा, कनेक्टेड होने चाहिए सारे सुर, है ना। तो वो कॉम्पोजिशन को और अच्छे से सुने और अच्छी अपनी गायकी पे काम करें तो बेहतर हो सकता है। चलिए, सभी से विदा लेते हैं, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी की शुभकामनाएं हैं कि उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत बेहतर कोशिश करी, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं सभी को, और उनकी कोशिशों को मेरा सलाम है। और कोशिश है कि आप ऐसे ही अच्छे से करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। एंड जो भी हमारे विनर्स हैं, और उनसे हम संपर्क करेंगे व्हाट्सएप पर कि कैसे वो जो प्राइज़ है उसको वो अक्वायर कर सकते हैं, जो उनका फ्री कोर्सेज उनको मिले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों से विदा लेने का समय है। अच्छा लगा मुझे आप सभी लोगों से बातचीत करके, सभी लोगों से जुड़ के। जितने लोग जुड़े थे और सुन रहे थे चीज़ें, जो नोट करी होंगे, मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ना कुछ जाना होगा, सीखा होगा। तो सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी कि चलिए मैं आप लोगों को कुछ नया बता पाया, कुछ नई चीज़, मैंने 4 चीज़ें जो मैंने जानी हैं उनको आपके साथ साझा कर पाया। ठीक है, विदा लें आपसे। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए।